अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हस्बे मामूल हैं मुबशर जैदी और वसतुल्लाह खान भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। आज कॉल इन डे है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अनकरीब आपकी कॉल्स हम लेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो आपको सुनानी है और कभी पता नहीं लगता कि बंदा हंसे या बंदा रोए। आपने शायद देखा हो कि पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। शुरू कहाँ से हुई कि असद उमर साहब ने एक अनाउंसमेंट की कि हम एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं जिसमें टॉप लोग होंगे और पाकिस्तान की जो भी माशी हालत है उसको बेहतर करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर हुकूमत बनाती है, हर हुकूमत बिल्कुल हर हुकूमत बनाती है और इसमें भी बहुत पढ़े लिखे और बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे। उनमें से एक शख्स था, उसका नाम आपने सुना होगा, आतिफ मियाँ, जो प्रिंसटन से हैं। उसके बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। फिर पता लग गया कि जी ये तो अहमदी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेड एक रिएक्शन था वो आने लग गया। पहले शैला रज़ा साहिबा ने ट्वीट की, वो जल्दी से डिलीट कर दी, कहा था कि जी मैंने नहीं ट्वीट की थी। उसके एक दिन बाद सेनेट में और कौमी असेंबली में कॉल अटेंशन नोटिस पोस्ट हुए जिसमें ANP, PMLN, JUIF, JI और PK मैप नेशनल पार्टी ने ही मूव की। उनके बेटे ने कौमी असेंबली में मूव की, उनके भाई ने सेनेट में मूव की और फिर यहाँ से मामला आगे बढ़ा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि PTI खड़ी रही और फवाद चौधरी हमारे दोस्त हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो तो बाकायदा फ्रंट फुट पर आ गए, क्योंकि PTI की बात करते हैं तो हमेशा एक क्रिकेट की टर्म इस्तेमाल करनी ज़रूरत होती है। उसने कहा कि मैं तो आऊँगा और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। अगर अब एक बात सुना दें दोबारा। पाकिस्तान में जो हमारी अक़लियतें हैं, क्या हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है? इस किस्म के ये लोग हैं जो ये बात करते हैं। एक आदमी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि अगले 5 साल में नोबेल पीस प्राइज़ उसको मिलने वाला है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको लगाया है। कोई उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर तो नहीं लगा दिया या किसी और का मेंबर तो नहीं लगा दिया, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको लगाया है। और पाकिस्तान अक़लियतों का भी उतना ही है जितना कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है उनका उतना है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ करना चाहिए। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट, और हमने एक्सट्रीमिस्टों के सामने जो बिल्कुल नहीं झुकना। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अक़लियतों की हिफाजत करे। हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अपने साथ बसने वाले लोगों का पूरा जो है वो एहतराम करे, उनको इज़्ज़त दे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे अगर कोई आदमी जो आपकी पसंद का नहीं है तो आप उसको उठा के बहिरा अरब में फेंक दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खेलने तो फवाद चौधरी फ्रंट फुट पर ही गए थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बॉल गुगली थी और वो बीट हुए और फिर स्टंप आउट भी हो गए, जिसकी तफसीलात स्टंप आउट हो गया, हो सकता है कि मतलब हिट विकेट भी थी थोड़ी सी, क्योंकि आगे जाते हुए फिर आज क्या हुआ कि फैसल जावेद खान, उनका क्या सेनेटर है, सेनेटर फैसल जावेद खान PTI के, आपने बहुत देखा होगा उन्हें। उनकी ट्वीट आती है सुबह सवेरे, कहते हैं कि जी आतिफ मियाँ वॉज आस्क्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम द एडवाइजरी काउंसिल एंड ही हैज़ एग्रीड, A replacement will be announced later। ठीक है जी। कुछ देर बाद फवाद चौधरी की भी ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि आतिफ मियाँ की इक़्तिसादी मशावरती कमेटी से नामजदगी वापस ली जाए। ठीक है, और अगेन कि हम किसी और को अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद आतिफ मियाँ की खुद ट्वीट आती हैं और काफ़ी लंबी ट्वीट्स हैं। अगर आप देखना चाहें, चलें अब मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के इस्तेहकाम के लिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है एंड लेकिन मैं फिर भी मौजूद हूँ पाकिस्तान की, मैं जो भी खिदमत कर सकता हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड आई होप कि द एडवाइजरी काउंसिल इज सक्सेसफुल एंड फाइनली माय प्रेयर्स विल ऑलवेज बी इन पाकिस्तान एंड ऑलवेज बी रेडी। अच्छा, मैं सिर्फ बता दूं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो मेंबरशिप है ना वो ऑनररी होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं होता कि परमानेंट वो है। इसमें टॉप के जो इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन बैठते हैं तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं, तो कोई शक ही नहीं। हाँ, इंग्लैंड में 7 वाइज मैन होते हैं। नहीं, वो अपनी जगह है, वो इस पे तो डिबेट। उसके बाद फिर उसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक दूसरे रुकन है आसिम एजाज ख्वाजा साहब, उनकी ट्वीट आती है और वो लिखते हैं कि मैंने
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया है। मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं बहुत गमगीन हूं और मुझे ग्रेटफुल भी हूं कि मुझे ये चांस दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा एज ए मुसलमान मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता जो आतिफ मियाँ को जिस तरह से सैक किया है। और उन्होंने कहा कि मे अल्लाह फॉरगिव गाइड मी अस एंड ऑल, यानी मुझे, हमें और हम सबको जो है अल्लाह ताला गाइड। अच्छा, अब छोड़ने के मसला क्या था? छोड़ देंगे आतिफ मियाँ कौन था? मुझे जिस चीज़ पर बेइंतहा हैरत हो रही है कि आपकी किस तरह की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। जमाइमा खान ने भी मुहम्मद किया, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, ये भी है। और लोग कह रहे हैं कि जी मतलब बिल्कुल इससे मुल्क मतलब तबाह हो सकता था, आग लग सकती थी, क्योंकि ऐसे तस्वीर दिया जा रहा है जैसे कि रातों रात पता लगा है कि जी ये कौन है। हाँ, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मैं अगर याद में सही आ रही है 13 सितंबर 2014 को एक धरना चल रहा था, आपको याद होगा, बड़ा तारीखी था और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और मतलब जब इस दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो सुनहरे हरफों में उस धरने का जिक्र होगा यकीनन। उसके अंदर बहुत स्पीचें हुई, तो एक स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुना देता हूं, जिसमें इमरान खान बता रहे थे कि वो किस बुनियाद पर लोगों को अपॉइंट करेंगे। सुनिए जी। सुने 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 एक मिनट। प्रिंसटन, अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर एक 45 साल की उम्र से कम पाकिस्तानी, वो दुनिया के 25 टॉप इकोनॉमिस्ट के अंदर, उसका नाम अजीम प्रोफेसर आतिफ मियां 25 दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट में है। तो क्या मैं ये अपने समधी को रखूंगा फाइनेंस मिनिस्टर, या आतिफ मियां को बुलाऊंगा यहाँ के तुम बना फाइनेंस मिनिस्टर? अच्छा, और उसके बाद फिर कुछ हजरात गए इनके पास, इमरान खान के पास, उनको समझाया कि जी आपने ये जो नाम लिया है ये तो बंदा एक अहमदी है और कैसे हो सकता है। तो फिर खामोशी से वो नाम फिर दोबारा कभी नहीं लिया गया। अच्छा, ये क्लिप चलाने का मकसद ये नहीं है कि जी ये देखें आपने उस वक्त क्या कहा था, मकसद ये है कि आपको 4 सालों से पता था, बिल्कुल ठीक है। और अगर उस वक्त एकदम रिएक्शन आया था कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, सर जी ये की कर रहे हो, हाँ, तो ये आपको आज भी पता था कि ये रिएक्शन आएगा। अच्छा, वो रिएक्शन आया, फिर बेचारे फवाद चौधरी को आपने कहा कि सर आप जाएं, हैंडल करो, हाँ। और इस मामले को हैंडल करना, यार लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा है कि आपने यहाँ पर एक निशाना बना लिया है कि सर यहाँ आके गोली मारे मुझे इधर डायरेक्ट। और बहुत मिसालें हैं इस तरह की, वो अब दोहराने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट तक पहुंच के अभी तक तो कोई धरने का ऐलान ही नहीं हुआ था, हाँ। इस पॉइंट पर पहुंच के आपने इतना अपना एक फैसला, वो बड़ा फैसला है या छोटा फैसला, अहम है या ना अहम है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वापस ले लेते हैं। हाँ। बच्चे को पता था कि इसका क्या रिएक्शन आना है, आपने पहले भी ये रिएक्शन देखा हुआ था। और मुझे अगेन एक ही बात है कि यार मैं हैरान हूं कि जुडिशरी का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, नाम की कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, फौज क्लियरली सिग्नल कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, मतलब बाकायदा वो जो वीडियोस रिलीज हुई हैं और सारी जो ऑप्टिक्स हैं वो वहां ही पॉइंट कर रही हैं, कोई आप पे प्रेशर ही नहीं था और आप कैसे एकदम लेट गए। अच्छा, हैंडल डैमेज कंट्रोल करना भी एक आर्ट होता है। आप ये जो आतिफ मियां की ट्वीट आई है शाम को, आप उनसे एक अनाउंसमेंट करवा देते कि जी इतना प्रेशर है कि मैं खुद पीछे हो रहा हूं। अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि जी ये देखें आतिफ मियां ये कह रहे हैं, तो अगर ये सही है तो फिर आपके जो इतने बड़े लीडरानों ने दिन में जो बयान दिए हैं वो कहां से दे रहे हैं? मतलब आपकी मैसेजिंग स्ट्रेट नहीं है, आप प्रेशर जो अभी तक आया ही नहीं है उसको आप विथस्टैंड नहीं कर सकते। यार लोग फैजाबाद की बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उस वक्त तो शेर लहू लुहान हुआ था यार, ठीक है, और धरना जैसे हुआ कैसे हुआ कि हम आपके साथ नहीं है, उसके बाद ही गिरे हैं ना। तो अब मतलब यार मुझे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं मकाफाती अमल है कि आपने इलेक्शन इशू बनाया इसको और आपने सेंसिटिविटीज इतनी ऊपर ले गए, रिलीजियस इश्यूज के ऊपर, मजहबी आपने खुद इस कार्ड को इस्तेमाल किया, तो अब यही कार्ड आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लेकिन सर अभी तो कार्ड मतलब वो डेक में से निकला ही नहीं था ना यार, अभी तो यूं हुआ था और आपने कहा कि सर अभी तो किसी ने शोर लगाया तुम्हारी जेब में, मैंने देख रहे हो तेरे पास कार्ड, अच्छा यार मैं फोल्ड कर रहा हूँ, हाँ जैसे 3 पत्ती में नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ यार।
प्रॉब्लम ये है कि अभी तो सर 100 दिन नहीं हुए। अगर आपने पहले महीने में या फिर जो भी टाइम हो गया है आपने दिखा दिया कि मैं थोड़े से भी प्रेशर से मैं लेट जाऊंगा, तो सर ये क्या नेशनल ज्योग्राफिक पर आपने शार्क की डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है ना, एक कतरा खून का पानी में आता है तो 10 मील दूर से वो सूंघने आ जाते हैं। सो द शार्क्स आर गोइंग टू सर्कल। अब मुझे नहीं समझ आता कि यार ये इस तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, इस तरह कंट्रोल उसके बाद जो हुआ क्या करोगे यार, कैसे चलाओगे? खान साहब का आया नहीं होगा, खान साहब जो है ना वो एक खिताब करेंगे, तो मैंने कहा हो सकता है कि शायद वो उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने कहा था हर इशू पे मैं खुद अवाम को एतमाद में लूंगा, मगर इंस्टेड उन्होंने वो कर्ज उतारो डैम संवारो अपना जो 2.0 शुरू कर दिया और उन्होंने पैसे मांगे, विच इज़ फाइन, दैट्स इज वो। लेकिन अगर किसी तरीके से भी इस इशू को कवर अप करने की कोशिश की जाए, मेरे ख्याल में कैपिचुलेशन जो है ये कभी भी उस तरह से कवर अप नहीं हो सकता। और वो भी हमारी सारी सियासी जमातें मास्टर हैं पीआर डिजास्टर्स में। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तहरीक इंसाफ, लेकिन क्योंकि ये नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है, तो सबको था कि कम से कम चलो यार खड़े हो गए, एटलीस्ट बात कर लेंगे। तो खड़े ना होते ना। हाँ एग्जैक्टली। अभी नाम ही ना डालते ना बीच में यार, मतलब ये मुझे अमेज करता है कि कौन ये फैसले लेता है। कोई सोचता भी है, एक दूसरे से बात भी होती है, और अगर ऐसा ही है तो आगे जाए होगा। मैं ख्याल कॉल्स ले लेते हैं। रजा हुसैन घूमता रहेगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रजा। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप इस तरह की इशू को ना हाईलाइट कर रहे हैं। इसी इशू के लिए मैं आज तकरीबन 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि ताकि कॉल मिल जाए। यही आतिफ मियाँ के मुतालिक में कॉल कर रहा था। सुबह जब मैंने न्यूज़ देखी तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था ये मूवमेंट, क्योंकि हम किस तरह इस मुल्क को लेके जा रहे थे। स्पेशली इमरान खान कहते हैं कि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी चीज पे, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं तो किया है। इसके साथ ये कॉल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वो गुड जेस्चर दे रहे हम अपने दूसरे भाई को, कादियानी को। बेशक आपके रिलीजियस डिफरेंस हो उनके साथ, लेकिन एटलीस्ट वो भी पाकिस्तानी है। स्पेशली मैं 2-3 घंटे से इसलिए कॉल पे वेट कर रहा था कि एटलीस्ट उसको गुड जेस्चर हम दे रहे कि बाकी भी पाकिस्तानी है। ये 2% पाकिस्तानी है जो मौलवी है, इस तरह के एजेंडे लेके आते हैं मुल्क में। हमारे दूसरी बात, बेशक हमारे डिफरेंसेस है उनके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस बंदे को नॉमिनेट कर दिया, आप नेक्स्ट 2 मौलवी आपको बात कर दिया, आप उसको वहां से निकाल दें। एक तो ये चीज गुड जेस्चर के लिए मैं कॉल कर रहा था। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अभी इमरान खान ने डोनेशन मांगी है, आप उसको क्या एक्सप्रेशन देंगी इस चीज को हाईलाइट करके। पहली इसकी आउटर वेनिंग नेक्स्ट टाइम आपके आसिम इजाज जो ओवरसीज है आपकी एडवाइजरी कौंसिल में थे, उसने हाथ उठाई कि मैं भी नहीं पार्टिसिपेट करता आपकी एडवाइजरी कौंसिल में, तो डोनेशन आप बाहर लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ स्पेशली मुझे उसने हाइड किया है तो ओवरसीज पाकिस्तानी को डेफिनेटली उसने हाइड किया होगा। जो आज उसने ऐलान किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेट करे तो इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सही कह रहे हैं। इसके लिए मैंने आज कॉल बहुत मेहरबानी सो मच, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि ओवरसीज पानी से कम सोशल मीडिया पे खासा रद्द अमल आया है। यार वैसे मैं ख्याल है कि अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे आएंगे उसके साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ भी अटैच हो जानी चाहिए। सही बात, कहीं कोई हराम पैसे ना आ जाए। और डॉलर पे भी वो तस्वीर हटा दे मेरे ख्याल में। नहीं वो खैर एक वक्फा ले लेते हैं, कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सजाद हसन हैं सियालकोट से बड़े अरसे बाद। अस्सलाम वालेकुम सजाद। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। ये अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, इसी इशू पे मैंने बात करनी थी जिसपे ज़रार साहब ने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है। सॉरी यार, ये इक्तिसादी कौंसिल का अशर तो आपके सामने है जो हो रहा है। जी। तो मेरा पीटीआई गवर्नमेंट को मशवरा है कि वो आमर लियाकत और रिजवी साहब जैसे उलमा कराम की जो है ना ज़ेर सरपरस्ती एक इस्लामिक काउंसिल बना दें जो हमारे ईमान को मजबूत करे। जो मतलब कितनी छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो कम अज कम उनसे हम बच सकें। मतलब कि ये इतना मैं बड़ा नकाद हूँ पीटीआई का, और आज तो बिल्कुल ही मैंने ना जो है ना हम मतलब कैसी कौन है कि जब वो लंदन का मेयर बना था मुसलमान, तो हम बड़े खुश हुए थे कि यार देखो कि मुसलमान एक मेयर बन गया है। मतलब ठाकरे के मुल्क में बाल ठाकरे के मुल्क में अब्दुल साहब सदर बन गए, तो मैंने तो नहीं सुना कि किसी हिंदू को उन्होंने मुसलमान कर दिया था। तब भी हमने बड़े शादियाने बचाए थे।
क्योंकि हम समझते थे कि यार वो इस काबिल हैं, तो क्या एक बंदा इस काबिल नहीं था, या वो हमारे ईमान पर इतना हमलावर हो रहा था कि जी वो एडवाइजरी कमेटी में लगा है तो हम हर लोगों को अपने ईमान का खतरा पड़ गया था। और उतनी ही कमजोरी, मतलब अभी तो रिएक्शन सोशल मीडिया पे ही आया था, मतलब कि कोई धरने की कॉल नहीं आई थी, रिजवी साहब का खिताब नहीं आया था। तो अगर ये सोशल मीडिया के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो ये बाकी प्रेशर जो इंटरनेशनल प्रेशर इन पे आएंगे तो उस पे ये क्या करेंगे। मैं तो इस चीज को सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ यार, इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा इन्होंने बतंगड़ बना दिया। तमाशा अहले करम देखते हैं, आप भी देखते 100% एग्री करते हैं। मैं ख्याल है कि अगर मतलब इस हुकूमत के जो सियासी मुखालफीन है उनको मतलब वोटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया में अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब साजिश ना बनाओ, हैशटैग बनाओ। हाँ, और पूरी इनकी हुकूमत गिर जाएगी यार, मतलब हद होती है। मोहम्मद इमरान मलिक साहब हैं कराची से। जी इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बेहतरीन प्रोग्राम है और इंसान मैं जब भी ये प्रोग्राम देखता हूँ मुझे बहुत मोटिवेट होता है जी। तो आप सब मुबारक के बड़े मुस्तैद हैं, थैंक यू। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि कल सुना अपने वजीर इत्तलात साहब को बड़े करोफर से वो यानी बयान कर रहे थे कि जी अक़लियत जो है हम उनको उठा के समंदर में फेंक दें, अगर ये नहीं इस तरह नहीं। और एक ही दिन के बाद आज इस तरह उन्होंने ये फैसला अपना वापस ले लिया। इस पे मैं आपका एक तफसील देना चाहूंगा। और दूसरी बात, आप तीनों से एक जुमला सुनना चाहूंगा शेख रशीद साहब के मुताबिक। पहले भी खत्म नबूवत का सिलसिला हुआ तो उन्होंने बड़े तबके लगाए अपने लिए कि मैं ही खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, जिसकी वजह से ये बिल जो है वापस हुआ और ये इनको करना पड़ा। और दूसरा, कल भी मैं किसी इंटरव्यू में देख रहा था कि उन्होंने ये बात की कि जी मेरी वजह से, और एक और साहब का नाम दे रहे थे मुझे याद नहीं है, तो ये मियाँ आतिफ मियाँ का जो है इस्तीफा ये मेरी वजह, यानी इसका दमगा मुझे दिया। जी बिल्कुल। तो जब हम मजहबी जो हमारे हैं उनको तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिन पे सियासी तौर पे और इतनी यानी कि जिम्मेदारी है, वो लोग जब इस किस्म के बयान देंगे तो आम आदमी क्या। मैं आप तीनों से एक एक जुमला जरूर सुनना चाहूँगा। सर मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो तीर है जो लौट के आएगा और आपको भी हिट करता है। ये चीज़ तो अब प्रूव हो गई है। तो बराए मेहरबानी हम भी आप ही की तरह रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मजहबी मनाफरत से परहेज करें खुदा के लिए। और इस मुल्क में वैसे ही मसाइल कम हैं जो आप जो है मज़ीद चीज़ें फैला रहे हैं। अच्छा, कुछ उनकी थोड़ी सी आवाज़ आई थी मुझे, मैं कहूँगा ये तीर नहीं है, आग है। और आग का मसला है कि यार वो देखती नहीं है ना यार, तीर को कम से कम आप डायरेक्शन में तो डाल सकते हो ना। मेरे भाई का घर जलाएगी तो नहीं, वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन जो इसमें जो मजेदार बात ये है कि देखिए बिल्कुल जैसे ये बात हुई थी ना कि वो कंपटीशन जो गेट वाइल्डर्स मनूस इंसान जो है उसकी जो थी वो नहीं की, तो गवर्नमेंट ने इसका क्रेडिट लिया था। गवर्नमेंट काफ़ी फोर फ्रंट में आई थी इस इशू में, तो थोड़ा सा एक क्रेडिट तो बन गया था ना आपके बैंक में। इसको आप अभी इस्तेमाल कर सकते थे। जहाँ तक मजहबी जमातें और जो इंतहा पसंदी की ज़बान इस्तेमाल करना और उनके ही मौक़िफ़ को आगे ले जाना, तो यार अगर मुझे उतने में ही ओरिजिनल माल मिल रहा है तो मैं चाइना कॉपी क्यों खरीदूं? मतलब डायरेक्ट वोट पे टीएलपी को ही दे दो। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है। जफर खान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी जफर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जफर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर। मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूँ आपके प्रोग्राम में शिरकत करने की, लेकिन कभी कभी कॉल मिल जाती है। अच्छा, मैं दो पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये मियाँ आतिफ साहब का जो आजकल इशू चल रहा है, नंबर एक ये, और नंबर टू जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपील की है पाकिस्तानी से डैम फंड्स के बारे में, तो मैं मियाँ आतिफ साहब से मैं स्टार्ट लूँगा कि उनका मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है इनको बहुत अच्छे तरीके से हमारी आवाम का, हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है इनकी साइकी का इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। हर हवाले से हम जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं हम बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। ये तो है। जब इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है तो इनको पूरे मुल्क में मियाँ आतिफ साहब के अलावा कोई साहब नहीं मिले क्योंकि मईशत के कोई चैंपियन हो, कोई सुपर हीरो हो, उनको कोई इस तरह का शख्स नहीं नजर आया पूरे पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह कि हम लोग
हम लोग बहुत बेवकूफ़ कौम है, हमारे अंदर शऊर नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने किचन पे नज़र दौड़ाएं तो आपके किचन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में बनती है। वो आधे से ज़्यादा आपका किचन 70-80% जो है ये वही यहूदी बना रहे हैं, ये वही ईसाई बना रहे हैं, और ये वही लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की कोई बात आ जाती है तो हम फ़ौरन मुसलमान हो जाते हैं, फ़ौरन पाकिस्तानी हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये डैम के लिए जो इन्होंने फंड के लिए पहले चीफ जस्टिस साहब ने की, अब पीएम साहब ने की, मुझे समझ नहीं आती इतना पैसा, अरबों रुपए का पैसा ये खा गए हैं। ये खुद सारा दिन टीवी पे चीखते रहते हैं कि इतना पैसा खा लिया, इतना नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद करके आपने क्या तीर मारा है, आप पैसा क्यों नहीं रिकवर कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं जब्त कर रहे, वो पैसा लेके आप गवर्नमेंट के अपने खजाने में क्यों नहीं डाले, आप लोगों को क्यों दोबारा निचोड़ रहे हैं। पहले कर संवारो मुल्क संवारो कैंपेन चलाई, उसमें लोगों का, गरीब लोगों ने अपनी चूड़ियां तक दी, वो पैसा खा गए। अब उसके बाद अब इन्होंने भी ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो आपके साथ वहां पर बैठे हुए, आपके साथ बेंचेस में बैठे हुए, उनसे पैसा रिकवर करें। खाली ये तो नहीं है कि आपने बिस्किट के पैसे बचा लिए, चाय के पैसे बचा लिए और लोगों से आपने अपील करके, इस तरह से कौन सा मुल्क चलता है? अपील करके कौन से मुल्क की मईशत चलाई जा सकती है? ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैंने खुद इमरान खान साहब को वोट दिया, बट एज एन इंडिविजुअल उनको दिया है। लेकिन ये इस तरह से मुल्क कभी भी नहीं चलता कि आप जो है ना इन सारों को, आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी इसी तरह चल रही है, उनके कारोबार इसी तरह चल रहे हैं, उनका खानदान सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, आपने 1 रुपया उनसे रिकवर नहीं किया। जी बिल्कुल, नहीं समझ आ गई है, लेकिन थोड़ा मोहतात रहें कहीं आपको ही ना डैम में कोई डाल दे सर। हाँ नहीं, लेकिन आपका ये सवाल कि मुल्क ऐसे कैसे चलेगा, तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। ये प्लीज ये हमेशा जो है। अच्छा, और हम ना हमारे में क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत है, हम ये भी अब्सॉर्ब कर लेंगे जो सारा ड्रामा चल रहा है। वैसे मतलब जो भी यार, मतलब पॉइंट है कि जैसे आज, और आप इतना फिक्र ना करें डैम फंड के बारे में भी, क्योंकि जो आज अपने जो ये आलीशान डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो मुजाहरा देखा है, तो हो सकता है कि कल एक बयान आ जाए कि जी डैम से ज़्यादा बुरी तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में यार। मुजम्मिल भल्ला साहब है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुजम्मिल भाई, बहुत मेहरबानी, कॉल तो मिल गई है। जी सर। एक बात करना चाहता हूँ, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जरूर करें। चंदा लेने वाले को, चंदा मांगने वाले को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, वो चंदा ही मांगेगा। अब मुझे ये बताएं, किसी चंदा मांगने वाले को आप 1 ट्रक सीमेंट का उधार दे सकते हैं? तो चंदा मांगने वाला मुल्क चला सकता है? को खुदा का खौफ करें जिन लोगों ने ये हरकत की है। और चंदा मांगने वालों को लोग चंदा देते हैं, 10 दिन के लिए गाड़ी किराए पे नहीं देते। आप मुझे बताएं, को आदमी आपसे चंदा लेने आए, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए आप दे देंगे, मस्जिद बना लो। वो अगले दिन आए, जी मैं चंदा लेने आया था कल आपसे, आपने मुझे दे दिया, आप मुझे जानते हैं, वहाँ मस्जिद मैं बना रहा हूँ। 10 दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, मुझे आप चाबी देंगे उसको? नहीं। बताए ना जरा। नहीं देंगे। मैं तो कुछ जो आदमी चंदा मांगेगा उसको यार पैसे कौन देगा? ठीक है, थैंक यू। ठीक है मुजम्मिल साहब, बिल्कुल आपका है, लेकिन बाहर मुझे लग रहा है कि शायद डैम फंड के मुखालिफ थे। हाँ पता नहीं, मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लगा था? उन्हें नहीं लग रहा बाहर। खैर, हारिस ज़िया साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम हारिस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वालेकुम सर, आपका प्रोग्राम बड़े गौर से तवज्जो से देख रहा हूँ। जी सर। आपने बीच में एक क्लिप चलाया था कि जो इन्होंने धरने में एक बात बोली थी कि हम ऐसे आदमी को लेके आएंगे। यार, ये कादियानियों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्होंने पहले प्रोग्राम चलाया, टोटल पीछे से इन्वेस्टमेंट कादियानियों की थी, जिसके ऊपर ये बलबूते पे चल रहे थे, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने ये पहला स्टेप उठाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला कभी भी लॉस बर्दाश्त नहीं करता। ये इनके लिए आने वाले वक्त में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। या तो ये उनके इश्यूज पे काम करेंगे या ये फिर बैक हो जाएंगे। ठीक, किन के इश्यूज पर? ये कादियानियों। लेकिन उसको तो हटा दिया ना यार, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई बॉस? ये तो बिजनेस तो नहीं हुई यार, ये तो बड़ी बुरी बिजनेस हुई यार। मैं तो समझता था कि बड़े चालाक लोग हैं। समद खान है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम समद सर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं समद खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी
जी मैं एक खबर चल रही है फारूक सत्तार साहब के हवाले से कि वो गालिबन पीटीआई ज्वाइन करने की उन्हें ऑफर दी गई है। जी जी। तो मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अगर पीटीआई की देखिए अंदर से एमक्यूएम को शायद डिसॉल्व या डाइल्यूट करने की स्ट्रेटजी मुझे लग रही है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एमक्यूएम शायद इम्प्लोड हो जाएगी। अगर आप देखिए उनके जो 2 सरबराह हो गए, एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी काबीना का हिस्सा बन गए और ऊपर से अगर फारूक सत्तार साहब भी उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर एमक्यूएम फिर किस मुंह से अगले इलेक्शन में पीटीआई की मुखालफत करेगी? तो मैं इस पे आपका जरा तबसरा आपने कर दिया ना, एक हमने ब्रेक लेनी है। हाँ, तबसरा इन्होंने कर दिया कि इसी मुंह से ही जाएगी एमक्यूएम जिस मुंह से अभी गई है, क्योंकि इंतशार तो अभी भी फैला हुआ था। अभी खबरें हैं, जब ज्वाइन करेंगे तो फिर बात करेंगे यार। अभी इन बातों पे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर नादिया आबिद हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन सर, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर मैं काफ़ी देर से कॉलर्स को, सब कॉलर्स जितने कर रहे हैं उनको सुन रही हूँ और तकरीबन तमाम ही कॉलर से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ बींगा पाकिस्तानी, सिवाय मुजम्मिल भल्ला साहब और डॉक्टर आरिफ साहब जो बीच में 1-2 आए थे उनसे। अच्छा, अब इसमें ये कि आतिफ मियां का इशू तो सब कब से चल ही रहा है और सब इस पर बात कर रहे हैं कि मैं तो यही समझती हूँ कि जब हम बाहर की ब्रांड्स को बड़े प्राइड के साथ पहनते हैं और बताते हैं और यूज़ करते हैं तो फिर वाई नॉट कि अगर एक एडवाइजरी कमेटी में कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, अगर वो हो जाते, चलो बहरहाल वो है। लेकिन बीच में एक कॉलर ने कहा कि अगर हमारा जो आजकल की जो हुकूमत है ये सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं ले सकती तो ये बाकी प्रेशर्स कैसे लेगी? सही बात है, एक तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपने मुल्क में इसको टूरिज्म को फरोग देंगे। तो as now since this issue is recognized globally, I guess globally recognized हो गया है, तो how can we improve tourism in our country? ये अगर इस तरह की वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपकी बिल्कुल कि जो है नहीं, टूरिज्म को इमेज के साथ लिंक कर रही है और अब जो हाल हो रहा है और कल जो आप देखेंगे इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया को चेक करना, देखना कि इसकी टेक होगी, बड़ी मतलब शोहरत होगी भाई की पूरे दुनिया में। बिल्कुल यू राइट डॉक्टर साहब। आसिम मीर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब, मुबश्शिर साहब और वसुदुल्ला साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक ऐसा इशू उठाया जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त में याद रखना सर जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम बैठे हैं ना जी, ये सारे जो है ये खुदी के फलसफे पे चल रहे हैं, खुदा के फलसफे पे नहीं है। जो खुदा ने हमें बताया है ये उसको मानने की बजाय अपनी मनवाने पे लगे हुए हैं। हम एक साइड पे देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतह मक्का के बाद उन लोगों को रियायत देने पे आते हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, और वो लोग हैं जो कि तलवारें लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का जो है वो सोच रहे थे। उनको ये सजा जो है वो उनको दी जाती है कि अगर आप हमारे बंदों को पढ़ा देंगे, इल्म दे देंगे तो हम आपको माफी देते हैं। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत हमारे उलमा कराम की ये है कि वो इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं जिससे मुनाफरत जो है वो बढ़ रही है, जबकि इनका काम उसको कम करना है। अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामो, ये वो रस्सी का फंदा बना के हमारे गलों में डालने के ऊपर जो है ना वो तुले हुए हैं। तीसरी चीज, आप बहुत खुश होते हैं कि जी इंडिया में एक सदर जो है जी वो मुसलमान आ गया। यार अगर वहां पे मुसलमान आ सकता है तो यहाँ पे एक आम सी छोटी सी एक कबीना जो है उसमें सिर्फ जो है मशावरत के लिए कि एक इंसान जिसने इल्म हासिल किया, जो कि हमें हुक्म था, मुसलमानों को हुक्म था, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ, जो कि उस वक्त बहुत दुश्वार थी चीज ना, तो उसके लिए हमें जोर दिया गया। लेकिन अगर एक बंदे ने इल्म लिया है और उससे हमें फायदा हो रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि ये कादियानी है। अगर वो कादियानी है वो उसका मसला अल्लाह की जात के साथ है, अल्लाह जाने और वो जाने, आखिरत के अंदर जो है उसको उसका सिला मिल जाएगा। हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया 73 के आइन में, जिसके ऊपर तमाम मुत्फिक हैं और जिसपे हमारे ही उलमा इकराम हर बात में कहते हैं जी 73 के आइन के तनाजुर में, तो उसके तनाजुर में वो तो हैं ही गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम को कुरान के तनाजुर में जो उनको हुकूक दिए हैं वो किसने देने हैं? क्या वो हुकूक मांगने के लिए वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है उसको रखते हुए वो हुकूक इंडिया से लेने जाएंगे या अमेरिका से इंपोर्ट करके हम उनको देंगे? वो हुकूक उनका हक है।
कायदे आजम ने अपनी पहली तकरीर के अंदर जो फरमाया था उसमें यही था कि ये मुल्क जो है ये सब लोगों का है जो यहाँ पे रहने वाले हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं या कोई भी हैं। हमारे झंडे के अंदर एक अलामत मौजूद है सफेद रंग की, क्या हम भूल जाते हैं? जब उस झंडे को हम सलामी देते हैं, जब उस झंडे को अपने सीने पे लगाते हैं, तो उस वक्त वो सफेद रंग हमें उड़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक चीज वाज़िया तौर पे जाहिर करती है कि ये वो लोग जो कि अकलियत है, उनके हकूक है इस मुल्क के अंदर, उनको वो हकूक मिलने चाहिए। अगर वो आप नहीं दे सकते तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि कल से एहतजाज शुरू हो जाए पूरे पाकिस्तान में, झंडे में से व्हाइट कलर खत्म कर दिया जाए। अगर आप उस झंडे में व्हाइट कलर रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर आपको हर अकलियत को उसके हकूक देने पड़ेंगे, आपको उसको वो इज्जत देनी पड़ेगी जो एक इंसान की होती है। उसका मजहब क्या है, वो उसका ताल्लुक जो है वो हमारे साथ नहीं है, वो अल्लाह और अल्लाह की जात के साथ है, उसका ताल्लुक उससे है जिसने हिसाब मांगना है रोज़े क़यामत। आज हम पे जो जिम्मेदारी कुरान ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ने और उसके पूरा जो उनका एक निज़ाम जिंदगी जो हमारे सामने रखा गया था, उसके अंदर जो चीजें बताई हैं, वो जो जिम्मेदारी है हमें वो निभानी है। अगर इमरान खान, कुछ दोस्त बता रहे थे जी चंदा लेने वाला, मेरे नबी ने मस्जिद नबी में बैठ के चंदा लिया। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद नबी में बैठ के सहाबा कराम से चंदा लिया है। हजरत उस्मान गनी ने उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर डोनेशन दी है, उसने उमर फारूक ने डोनेशन दी है, और मुख्तलिफ सहाब जो थे उन्होंने डोनेशनें दी हैं। उस मदीना की रियासत को कायम करने में उसका उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो चंदा ही था। क्योंकि जो ईमानदार लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। मुझे आज वो फिक्रा याद आता है नेल्सन मंडेला का कि एक लीडर में और पॉलिटिशियन में फर्क क्या है। अगर इमरान खान को हम लीडर ना कहें तो ये ज्यादती है, क्योंकि वो एक लीडर है, उसकी सोच है कि आने वाले वक्त में आज से 10 साल 15 साल बाद इस मुल्क की खुशहाली ना जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बहुत बहुत माजरत, आपकी बात काटनी पड़ी, खत्म हो गया है, बहुत तफसील से बहुत अच्छी बात की। एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, इन्होंने लीडरशिप की बात की और इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये भी कहा था कि फैसले करने से पहले 1000 दफा सोचो, एक दफा कर लो तो फिर उस पर कायम जाओ। ये भी लीडरशिप होती है जी। आज के लिए इतना ही जी। और फैसल हसीन से माजरत को अगली जी, सॉरी फैसल भाई, अगले हफ्ते दोबारा आप बात हो जाएगी। फैसल इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।